सुहानापुर नामक गांव में वीरू नाम का कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के सुंदर सुंदर मटके बनाकर उन्हें गांव में बेचा करता था। एक रोज वे अपने बनाए हुए मटकों को रंग से सजा रहा होता है कि तभी उसका छोटा भाई सोनू वहां आता है और वीरू से कहता है, भैया ये मटके बेचना भी कोई काम है भला? कितने सालों से आप मेहनत करके ये मिट्टी के मटके बनाकर बेच रहे हैं, पर हम अभी तक गरीब के गरीब ही हैं। मुझे लगता है आपको कोई बड़ा काम करने के लिए सोचना चाहिए। मटके बनाकर उन्हें पूरे गांव भर में बेचना, बाबा रे बाबा, मुझे तो सोच कर ही शर्म आने लगी है। मैं तो कभी ऐसा छोटा काम ना करूं। तभी वहाँ पर वीरू और सोनू की माँ आती है और सोनू से कहती है, बेटा मैंने तेरी सारी बात सुन ली है। और क्या कहा तूने कि तुझे इस काम में शर्म आती है? अरे नालायक, खुद तो तू कुछ करता नहीं और अपने भाई के मटके बेचने के काम में तुझे शर्म महसूस हो रही है। कमबख्त, खुद तो मुफ्त की रोटी टोर रहा है और कुम्हार के काम में इसे शर्म आती है। एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले सोनू, अगर तू जल्द ही कोई काम पर नहीं लगा तो तुझे अपने भाई वीरू के काम में उसका हाथ बटाना होगा और तो और गांव के बाजार में मटके भी बेचने होंगे। माँ, अगर मैं भी भैया के जैसे मटके बनाने के काम में लग गया ना तो मैं भी भैया की तरह ही कुंवारा रह जाऊंगा, क्योंकि मटके बेचने वाले लड़के से कोई सुंदर बड़े घर की लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। हाय रे कमबख्त, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी बात बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन मेरे वीरू को सुंदर सुशील लड़की जरूर मिलेगी। माँ छोड़ो ये सब बातें और मैं चला काम पर। वीरू ऐसा बोलकर मटके का टोकरा अपने सर पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। वे आवाज लगाकर मटके बेचने लगता है। आ गया जी आ गया, आपके गांव में सुंदर सुंदर मटके बेचने वाला आ गया। लाल पीला हरा नीला हर रंग का मटका बेचने आ गया। वीरू को मटके बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, पर उसका एक भी मटका नहीं बिकता कि तभी उसके पास गांव में ही रहने वाले काका आते हैं। अरे भाई वीरू, आज तो तेरा टोकरा मटकों से भरा पड़ा है। लगता है आज एक भी मटका नहीं बिका है। जी काका, आज तो एक भी मटका नहीं बिका है। बेटा वीरू, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है और देखना, भगवान सच्चे और नेक दिल वालों के साथ सदा अच्छा ही करते हैं। कुछ ही देर में सुमिता बहन आती है और वीरू से कहती है, भाई तुम्हारे मटके सच में बहुत ही सुंदर हैं। तुम्हें तो चंदनपुर गांव में अपने मटके बेचने जाना चाहिए। सुना है वहाँ के राजा को सुंदर मटके बहुत पसंद है और अगर उन्हें तुम्हारे बनाए मटके पसंद आ गए तो तुम्हारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। हाँ। वीरू घर जाकर चंदनपुर गांव जाकर मटके बेचने की सोचने लगता है कि तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और वीरू से कहती है, क्या बात है वीरू, तू किसी सोच में पड़ा है? माँ, मैंने सुना है कि चंदनपुर के राजा को रंग बिरंगे मटके बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं कल ही वहाँ पर मटके बेचने जाऊंगा। मगर बेटा, चंदनपुर गांव तो हमारे गांव से बहुत दूर है। माँ कुछ भी हो, मैं वहाँ जाकर मटके जरूर बेचूंगा। ऐसा बोलकर वीरू अपने मटके बनाने के काम में लग जाता है और इस बार वे पहले से भी ज्यादा सुंदर व रंग बिरंगे मटके बनाता है और सुबह होते ही अपना टोकरा सिर पर रखकर चंदनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। उसे चलते हुए सुबह से शाम हो जाती है, पर जैसे ही वे चंदनपुर गांव में पहुंचता है तभी गांव में रहने वाली पल्लवी काकी, बेटा मटके तो तेरे बहुत ही सुंदर है, वैसे तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो। जी सही कहा आपने, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं सुहानपुर गांव का रहने वाला हूँ और मैंने सुना है कि इस गांव के महाराजा जी को सुंदर व रंग बिरंगे मटके बहुत पसंद है। बस इसलिए मैं यहाँ उन्हें मटके बेचने के लिए चला आया। क्या कहा? महाराज जी के पास जाना है? फिर तो भगवान ही बचाए तुम्हें। काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, ये तो तुम्हें महल जाकर ही पता चल जाएगा। वैसे महाराज जी को जिस मटके की तलाश है वे तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए जरा सोच समझकर महल जाना। वीरू अपना टोकरा सिर पर रखकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते वे सोचता रहता है कि आखिरकार काकी ने उससे ऐसा क्यों कहा।
ऐसे सोचते सोचते वे महल पहुंच जाता है। वीरू महल के दरबारियों से अंदर जाने के लिए आग्रह करता है। अगर तुम कुम्हार हो और ये सभी मटके तुमने खुद बनाए हैं, तभी हम तुम्हें अंदर जाने दे सकते हैं। जी, मैं एक कुम्हार हूँ। वीरू के ऐसे कहते ही दरबारी उसे महल में जाने देते हैं। जैसे ही वीरू महल के भीतर जाता है, उसे अपने सामने एक सुंदर आंखों वाली लड़की खड़ी मिलती है, जिसने अपने मुंह पर नकाब लगाया होता है। उस नकाब के कारण उस लड़की की सिर्फ आंखें ही वीरू को दिखाई देती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। तभी वे लड़की, जो कि महाराजा की बेटी, जिसका नाम सुंदरी था, वीरू से कहती है, तुम्हारे मटके तो वाकई में बहुत सुंदर हैं, पर जिस मटके की मेरे पिताजी को तलाश है, वे मटका तुम्हारे पास नहीं है। आप राजकुमारी हैं, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी सुंदर राजकुमारी जी से बात कर रहे हैं। मगर हमारे चेहरे पर तो नकाब है, फिर तुमने कैसे कह दिया कि हम बहुत सुंदर राजकुमारी हैं? वीरू मुस्कुराते हुए कहता है, जिसकी आंखें झील जैसे सुंदर हैं, तो भला उसका रूप तो सुंदर होगा ही ना। वैसे इंसान के रूप से ज्यादा उसका दिल अच्छा होना चाहिए, और यकीन से कह सकते हैं कि आप बेहद नेक दिन राजकुमारी जी हैं। तभी महल में महाराजा जी सुमेर सिंह आकर अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। सेनापति वीरू को महाराज जी के आगे पेश करता है और कहता है, महाराज, यही है वे कुम्हार जो आपको अपने मटके बेचने आया है। मटके तो तुम बहुत अच्छे बनाते हो। महाराज की जय हो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपको मेरे मटके अच्छे लगे हैं। मगर हमें इन मटकों में से कोई भी मटका नहीं चाहिए। हमें तो उस विचित्र सुनहरे मटके की तलाश है, जो कि काली पहाड़ी नामक एक घने जंगल में स्थित है, और उसे एक नेक दिल व समझदार कुम्हार ही लेकर आ सकता है। और अगर तुम वो मटका हमें ला कर देते हो, तो हम उसके बदले में जो तुम्हें चाहिए होगा, हम तुम्हें वो जरूर दे। रिजवान बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा चाचा जी, मैंने आपको देखा नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से ठीक है। तुमने अपने अब्बू के जाने के बाद बड़ी हिम्मत से काम लिया। अकेले ही घर को और अपनी अम्मी को संभाल रहे हो। जी, अच्छा मैं चलता हूँ, काम पर भी जाना है। कल मिलता हूँ। रिजवान, उसकी उम्र 18 साल की थी जब उस पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। 2 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। रिजवान के अब्बू का इंतकाल होने की वजह से उसकी अम्मी की भी अब तबीयत खराब हो गई थी। उनका बचना मुश्किल था, पर रिजवान की देखरेख और दुआ से वो पहले से बेहतर हो गई थी। अब घर में वो दोनों ही बचे थे। रिजवान की अम्मी ने रिजवान की पढ़ाई को छुड़वा दिया था, और वे सुबह को जल्दी उठता और घर के काम करता और नमाज पढ़ काम पर निकल जाता। ऐसे ही समय निकल जाता है। फिर एक दिन रिजवान, तू काम पर चला जा, मैं कर लूंगी काम। नहीं अम्मी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं कर लूंगा। या अल्लाह, मुझे उठा ले या पहले की तरह ठीक कर दे। मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है, थोड़ा सा भी वक्त उसको आराम का नहीं मिलता। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। इनके बिना घर सूना सूना सा लगता है। घर के सारे काम निपटा कर रिजवान काम करने के लिए घर से निकल जाता है। रिजवान लकड़ी का काम करता था। जिनके पास रिजवान काम करता था, उनका नाम सलीम था। वो बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। रिजवान को मिलाकर उनके पास 20 मजदूर थे। रिजवान के अब्बू भी पहले यही काम किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद सलीम भाई ने रिजवान को अपने काम पर रख लिया था। रिजवान अपने अब्बू की तरह बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिन बाद बकरा ईद आने वाली थी। रिजवान चाहता था कि इस बार उसके घर में अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो, इसलिए वे पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
हालांकि दवाइयों के खर्च और बाकी खर्चों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। रिजवान कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस कुछ सोच रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे बताना। कुछ नहीं अम्मी, इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि आपको मुझ पर नाज होगा। अरे मेरे बच्चे, मुझे तो तुझ पर हमेशा नाज है। तुझ जैसा बेटा तो नसीब वालों को मिलता है। रिजवान किसी भी तरह से इस बार बकरी ईद का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पास 3000 रुपए भी बचा कर रखे थे। फिर बकरा ईद से एक दिन पहले बकरा मंडी जाने के लिए वो तैयार होने लगा। रिजवान कहाँ जा रहा है बेटा? तेरी तो आज छुट्टी है ना? जी अम्मी जान, छुट्टी तो है, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर रिजवान अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। बकरा मंडी की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गया और वो बकरा मंडी पहुंच जाता है। भाई साहब, ये बकरा कितने का है? ज्यादा महंगा नहीं है भाईजान, बस 5000 का ही तो है। बहुत अच्छा बकरा है, ले लीजिए। उसकी बात सुनकर रिजवान सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो बस 3000 रुपए हैं, अब मैं ये बकरा कैसे खरीदूंगा? या अल्लाह, मेरी मदद कर। बकरा मंडी में एक भी बकरा 5000 से कम का नहीं था, इसलिए रिजवान उदास होकर घर जाने लगता है और ऑटो में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही उस ऑटो का अचानक से पिछला पहिया निकल जाता है और ऑटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑटो पलट गया। ऑटो के पीछे एक गाड़ी थी जो ऑटो को बचाने के चक्कर में एक सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जाकर टकरा गई। उधर ऑटो पलटने की वजह से रिजवान का सर चकरा रहा था। तभी रिजवान की नजर कार पर पड़ी। वो फौरन उस कार के पास गया तो उसने देखा कार के अंदर उसकी उम्र का एक नौजवान लड़का है। एक्सीडेंट की वजह से उसके सर से काफी खून निकल रहा था और वे बेहोश था। रिजवान ने ज्यादा देर ना करके फौरन एक दूसरा ऑटो बुक किया और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ है इन्हें? इनका कार एक्सीडेंट हो गया था और ये बेहोश हो गए थे। चोट तो तुम्हें भी आई है, तुम कार में इनके साथ थी क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस जल्दी से आप इनका इलाज कीजिए। बेटा, इनके सर पर गहरी चोट आई है, पता नहीं जख्म कितना गहरा है। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पता चल पाएगा। तुम ऐसा करो कि डाउन पेमेंट 5000 जमा कर दो। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। रिजवान गहरी सोच में पड़ गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 3000 रुपए ही थे जो उसने बकरा खरीदने के लिए रखे थे। आपके मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, ये उनका सामान है, इसको आप रख लीजिए। जी शुक्रिया आपका। रिजवान ने जब उस लड़के का पर्स खोलकर देखा तो उसमें आईडी रखी हुई थी। आईडी से पता चला कि उस लड़के का नाम फैजान है। उस पर्स में 2000 रुपए